हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर हम लोग का चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। मैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 127 पर हूँ। कल हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस से मीनिंग है, आप लोगों ने वैसे सुना होगा काफ़ी बार मेरे मुंह से भी, कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं और उनके जब हम मतलब उनका टाइमिंग देखें कि कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही है, उस अकॉर्डिंग बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हमने देखी हैं कि जनरली यदि हम उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कंप्लीशन का टाइम है, वो यदि थोड़ा ज़्यादा है और ऐसे में यदि हम उसके अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐसा मिला दें और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट देखें, तो हम देखते हैं कि माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंस भी यदि हम उस रिएक्शन में मिला देते हैं तो उस फॉरेन सब्सटेंस के मिक्स होने से उस रिएक्शन का रेट काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है। और उसके अलावा जो टेम्परेचर रेंज हमने रखी थी हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि वो रिएक्शन हो रही थी, तो वो टेम्परेचर रेंज भी कैसी हो जाती है, स्लोअर हो जाती है। मतलब टेम्परेचर रेंज भी कैसी हो जाती है, वो लोअर हो जाती है, मतलब कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन वो हो जाती है। इसका बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, जैसे KClO3 है। KClO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो वैसे तो रिएक्शन वो होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको होने में, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर कैसा लगता है, हायर लगता है। 600 to 800 अप्रॉक्सीमेट केल्विन टेम्परेचर इसको लगता है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यदि इसी रिएक्शन में हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यदि ऐड कर दिया है थोड़ा सा, तो ये रिएक्शन फिर क्या होती है, 400 to 600 की रेंज में ही टेम्परेचर, मतलब इतने कम टेम्परेचर की रेंज पे ही रिएक्शन होने लगती है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के ऐड होने से इसकी जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट इंक्रीज हुआ है और जो उसका टेम्परेचर रेंज कम हुआ है, ये हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से मतलब होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल होता है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकता। स्टार्ट तो रिएक्शन अपने आप ही होगी, मतलब वो रिएक्शन यदि होनी है तभी होगी, वो उसके कैटालिस्ट के होने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि कोई रिएक्शन यदि ऐसी है कि जो रिएक्शन स्टार्ट तो हो रही है लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम जा रहा है, काफ़ी स्लो है रिएक्शन, या वो बहुत हायर टेम्परेचर पर हो रही है, तो ऐसे में यदि हम उसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन केमिकल ऐसा यूज़ कर लें हम उसके अंदर, एक्सटर्नल कोई ऐसा हम उसको ऐड दे दें केमिकल के फॉर्म में, जो उस रिएक्शन का क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप होता है, इस तरीके से जितनी पिक पर जाकर के उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो उस पिक को क्या करता है, जैसे मान लो पहले इतना था तो वो पिक को क्या करता है, कम कर देता है कैटलिस्ट। उस वजह से रिएक्शन होती तो है, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन अब क्या होगी, वो रिएक्शन जल्दी भी हो जाएगी, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा कि उसको जो कंडीशंस लग रही थी, अब वो कंडीशंस जो थोड़ी सी कम पर ही वो कंप्लीट हो जाएगी। मान लो टेम्परेचर रेंज हायर लग रहा था तो अब उसको कम पर ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाएं ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी है कि पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में हमने मान लो कोई कैटलिस्ट डाला है ताकि उस पर्टिकुलर रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे रिएक्शन को रोकना भी बहुत एक टास्क का काम होता है। मान लो रिएक्शन बढ़ तो गई है आगे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन रुक जाए, तो ऐसे में आपको रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए भी क्या डालना पड़ता है, एक फॉरेन सब्सटेंस डालना पड़ता है। तो ऐसी रिएक्शंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें उसको प्रमोटर्स बोलते हैं, और ऐसे केमिकल्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के और कैटलिस्ट जैसा बिहेव करे उसको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में जा कर के उसकी रिएक्शन को
का रेट ऑफ रिएक्शन कम कर दें, पॉइजन की जैसे काम करें उसके लिए, रिएक्शन के लिए, मतलब वो रिएक्शन का क्या हो जाए, रुक जाए वो रिएक्शन, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम पॉइजन्स बोलते हैं। तो प्रमोटर्स और पॉइजन से मीनिंग ये हुआ। हो सकता है बेटा आपको ब्लर दिख रहा हो, तो आप समझा मैं यहाँ पर रही हूँ, आप लेकिन पेज नंबर एनसीईआरटी में जिस पर पेज नंबर में मैं पढ़ा रही हूँ वो खोल करके आप उस तरीके से उसको समझते चलें, क्योंकि शायद उसमें हो सकता है आपको ब्लर दिखे। आप टॉपिक समझेंगे ज़रूर, लेकिन बुक में एक बार देखते चलेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से मीनिंग होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से मीनिंग होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें उसके रिएक्टेंट और कैटालिस्ट और प्रोडक्ट सारे सेम फेज में हो। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस है, इसमें जो हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो भी गैस है, और इसका प्रोडक्ट भी गैस है। तो ऐसी मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, मतलब या तो लिक्विड या गैस फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, या तो दोनों लिक्विड लिक्विड होंगे या दोनों गैस गैस होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे हम, जहाँ पर दोनों के फेजेस अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की यहाँ पर दोनों के ही 3-3 4-4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको प्रिपेयर करना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं वो इस तरीके से कोई रिएक्शन दे देंगे, मान लो ये वाली रिएक्शन दे दी उन्होंने, वो बोलेंगे कि ये होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल या हेट्रोजीनियस का, आप बताएं। तो इस तरीके से यदि रिएक्शन आती है तो आपको उस समय पर उसको पहचानते आना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसको ये आप प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के 4 एग्जाम्पल हैं, ये आप इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट हमने यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हैं आगे, वो आप देखेंगे यहाँ पर। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की है। इसके बाद में एड्जॉर्प्शन थ्योरी है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए। एक्चुअली एड्जॉर्प्शन थ्योरी से मतलब ये है कि जब हम किसी कैटलिस्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, तो वो सरफेस एक्चुअली इस तरीके से प्रोवाइड करता है, और उस सरफेस पर क्या होते हैं उसके मतलब फ्री वैलेंसीज उसकी अवेलेबल रहती है फॉर द रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट क्या करता है कि जैसे मान लो आयरन की बात कर रहे हैं हम, तो आयरन का जो एटम है वो अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि वो मेटल है। तो मान लो Fe2+ कंडीशन में तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है, तो क्या करता है वो रिएक्टेंट, मान लो 2 हैं तो किसी एक से रिएक्शन करता है, मिड का कंपाउंड बनाता है और तुरंत उसको ब्रेक भी कर लेता है, और दोनों रिएक्टेंट को आपस में मिलाकर के खुद अलग हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि इसने क्या करा है, फ्री वैलेंसीज प्रोवाइड करी, सरफेस प्रोवाइड करी है। उस सरफेस पर जाकर के रिएक्टेंट अपने आप को सेट करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, और फिर उसके बाद में उसको ब्रेक भी कर देता है। ये देखिए इस तरीके से सरफेस प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट। ये यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट है A+B, इनसे रिएक्शन कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, A से भी रिएक्शन करी, B से भी रिएक्शन करी, दोनों से टेम्परेरी कंपाउंड इन्होंने बनाए, फिर A और B को आपस में जोड़ दिया और खुद यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन यदि हम देखें तो कैटलिस्ट वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में मिक्स होते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ग्राफ को लोअर कर देते हैं, और उसके अलावा खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, एज इट इज़ ये बाहर भी निकल जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। एक्चुअली कैटलिस्ट जो होते हैं
इनके खुद के अपने कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, मतलब जैसे इनके कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर, जैसे इनके अंदर सिलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, जिसमें जो कैटलिस्ट होता है वो पर्टिकुलर अपनी जो कैपेबिलिटी है कैटलिस्ट की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर ही रिएक्शन के लिए पॉसिबल करता है वो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो ये क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है मीथेन गैस और वाटर को। तो इसमें जो निकल यहाँ पर प्रेजेंट है यही इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, यही इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लगता है। इसके अंदर इसकी सिलेक्टिविटी होती है, हाईली सिलेक्टिव नेचर के होते हैं ये कैटलिस्ट, जो पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेंगे। हर एक रिएक्शन के लिए उसका सेम वो नेचर शो करेगा ऐसा नहीं रहता है। तो इसके अंदर एक्चुअली सिलेक्टिविटी की बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा कुछ कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो शेप सिलेक्टिव रहते हैं, वो पर्टिकुलर शेप को ही रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। और ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं उसको हम जियोलाइट्स भी बोलते हैं। जियोलाइट्स एक्चुअली बहुत सारी रिएक्शन में यूज़ होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा, जैसे हमने वाटर को जो हार्डनेस रिमूव करने वाले जो मेथड्स देखी थी उसके अंदर जियोलाइट हमने यूज़ होते हुए देखा था। तो वहाँ पर वो कैसे रहते हैं, वो शेप सिलेक्टिव रहते हैं, पर्टिकुलर रिएक्टेंट के शेप को वो डिटेक्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग वो अपना मतलब रिएक्टिविटी शो करते हैं। यदि उसको प्रॉपर उस शेप में ही अरेंजमेंट मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगी, तो ही वो रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के, अदरवाइज वो कैटेलाइज नहीं करते। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम बोलते हैं जियोलाइट्स शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ये इसमें भी मिलेगा आपको। और उसके अलावा पॉलीमर चैप्टर तो अब इस साल वैसे डिलीट हो गया है, लेकिन यदि वो लास्ट ईयर का यदि आप पॉलीमर चैप्टर सिलेबस में है, लास्ट ईयर के सिलेबस में है एक्चुअली, तो यदि आप उसमें देखें तो जो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, जो पॉलीथीन फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो कैटलिस्ट लगता है वो जियोलाइट्स ही लगते हैं। तो इस तरीके से जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। और यही जो कैटलिस्ट होते हैं जब किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो उस पर्टिकुलर जो कैटलिस्ट को हम कैटलिस्ट तो बोलते ही हैं, उसके अलावा हम उसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं या हम उनको एंजाइम्स भी कॉल करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कैटलिस्ट कॉल कर रहे हैं उसको हम उस समय पर बायो कैटलिस्ट बोलते हैं बायोलॉजी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में, और इनको हम एंजाइम्स भी कॉल करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर शो करते हैं, उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर हम देखें तो कैन शुगर है जब वो वाटर से रिएक्शन करता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करता है तो उससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्मेशन होते हैं। ये सिर्फ इसी एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ऐसे ही जो ग्लूकोज है इसका जब हम मतलब ये एक्चुअली हम जो देख रहे हैं ये इथेनॉल की फॉर्मेशन की प्रोसेस है। उसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो पर्टिकुलर किसी एंजाइम के प्रेजेंस होने से ही रिएक्शन कैटेलाइज होती है। जैसे ग्लूकोज का जाइमेज के प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करें तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ऐसे ही स्टार्च को हम डाइस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में यदि हम हाइड्रोलिसिस का करवाते हैं तो ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही माल्टोज को जब हम माल्टेज एंजाइम में से रिएक्ट करवा के इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इससे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन है यूरिया का इनटू अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कैटलिस्ट जिनको हम एंजाइम्स कॉल करते हैं वो कैसे रहते हैं, जो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए इन्होंने।
कर्ड के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगता है, और एंजाइम जो स्टमक में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम्स, उसके लिए क्या क्या लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर दिए हुए और उनका वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, जो उनको रिएक्शन को कैटेलाइज करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आप इसको देखेंगे। इसके बाद में कुछ पर्टिकुलर जो इनकी कैटलिस्ट के, एंजाइम कैटलिस्ट के जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट इनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी एंजाइम की यूज़ होती है और वो अपना वर्क कंप्लीट कर देते हैं। हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम लगना है वही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो उसी में ही एक्टिव रहते हैं, हर किसी टेम्परेचर पे वो एक्टिव नहीं रहते हैं, हर किसी पे पीएच पर भी वो एक्टिव नहीं रहते हैं। ये किस पर एक्टिव रहते हैं, 5 से 7 पीएच पर ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हाईली स्पेसिफिक होते हैं ये पीएच के रिगार्डिंग भी और टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी। इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। जैसे मैंने बोला आपसे बोला था कि जो एंजाइम्स जो कैटलिस्ट होते हैं इनकी ये रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एंजाइम के प्रेजेंस होने से क्या होता है, वो रिएक्शन पर्टिकुलर कैटेलाइज होती है। तो ऐसे में जब हमें एंजाइम के लिए कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐसा डालना पड़े जो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब यहाँ पर कैटलिस्ट को जगाने के लिए भी आपको कैटलिस्ट डालना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम को एंजाइम। मतलब एंजाइम तो कैटलिस्ट है ही, उस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए हमें को एंजाइम या एक्टिवेटर्स डालने पड़ते हैं। और यदि हमें रिएक्शन को रोकना है तो ऐसे में हमें इनहिबिटर्स या पॉइजन्स डालने पड़ते हैं, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, रोकने का काम भी करते हैं। तो ये स्पेसिफिक नेचर होता है एंजाइम्स का, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी एंजाइम्स की। अब इसके बाद में इसका मैकेनिज़्म है एंजाइम्स का, ये आपकी कीलॉग थ्योरी वैसे देखी हुई होगी आपने। मैंने इसको आपको उसमें बताया था बायोमोलिक्यूल्स में, मे भी पॉसिबल शायद ना भी बताया हो, क्योंकि इस साल शायद एंजाइम्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस वजह से ये जैसे इनका जो मैकेनिज़्म होता है वो इस टाइप का रहता है। जो एंजाइम्स रहते हैं वो पर्टिकुलर रहते हैं, स्पेसिफिक नेचर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से इनके अंदर क्रिस्टल ट्रफ्स बने रहते हैं। ये पर्टिकुलर उसी रिएक्टेंट से जाकर के रिएक्ट करेंगे जिनके अंदर इससे अपोजिट क्रिस्टल ट्रफ होंगे। जैसे की लॉक थ्योरी कैसी होती है, चाबियाँ कैसी होती है, पर्टिकुलर ताले में ही लगती हैं, वो हर किसी ताले में जाकर के हर कोई चाबी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि देखिए ये इस तरीके से, यदि यहाँ क्रिस्ट बना है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रफ, क्रिस्ट और ट्रफ मतलब उभार और अंदर का इस तरीके से कॉनकेव मिलेगा यहाँ पर। इस तरीके से इनकी फिक्स अपना शेप रहता है, वो ही इसके अंदर जाकर के इस तरीके से बाइंड करेगा और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं की लॉक थ्योरी। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट से ही, मतलब सबस्ट्रेट से ही रिएक्शन करेगा, बीच में एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उसके बाद में वो खुद अलग हो जाता है और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये इनका मैकेनिज़्म है। इसके अलावा कैटलिस्ट इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो मेनली इंडस्ट्री में कैटलिस्ट एक तो हैबर्स प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जहाँ पर अमोनिया का मैन्युफैक्चर होता है। इसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन, मॉलिब्डेनम, आयरन मतलब फाइनली डिवाइडेड आयरन लगता है इसमें, मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज़ होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, अब एग्ज़ाम में पूछते हैं कितनी बार कि आयरन का रोल क्या है और मॉलिब्डेनम का रोल क्या है। तो आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम क्या है, एज ए प्रमोटर यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसके अलावा ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट।
इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 के मैन्युफैक्चर की, इसमें भी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस या वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में किसके मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये पेज नंबर 133 पर हम थे। ये आज आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है, एंजाइम कैटलिस्ट वाला। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोलाइड्स। ये देखिए, अब कोलाइड्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है कैटालिसिस वाला, जिसमें हमने एंजाइम्स भी देखे हैं, मतलब हमने कैटालिस्ट भी देखे हैं और बायो कैटालिस्ट भी देखे हैं। बायो कैटालिस्ट जिसको हम एंजाइम्स कॉल करते हैं।